Hello students, again very welcome on the platform of Shahid Pramod B.Ed College and for the course BSc B.Ed integrated course, the subject chemistry part 1 and in the chemistry part 1 today I am going to start a fresh unit, that is long form of periodic table and its properties. So, yesterday itself I had given what are the points which will be covered in this chapter. Okay. So, first topic in this chapter, that is history of periodic table. So, I am going to discuss this topic today. तो ये पीरियोडिक टेबल जो है उसका हिस्ट्री क्या था कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज हो गया, हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे और कौन से ऑर्बिटल में रहेंगे, ये सारा चीज़ करने के बाद हमको इसको एक ग्रुपिंग करना जरूरी था. देयर वॉज अ नीड टू ग्रुप ऑल दीज एलिमेंट्स एज पर their chemical and physical properties. Likewise, if when in a class there is 100 students, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 100 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली मैप करेंगे. सो मेक इट इजी, ये 100 स्टूडेंट्स को हम कुछ ग्रुप्स में बांट लेंगे. ग्रुप्स में बांटने के लिए हम कुछ तो थंब रूल लगाएंगे. सो आई विल टेक अ फ्यू प्रॉपर्टीज और उसको हम मैपिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एंड एफ, दीज आर द प्रॉपर्टीज. और उस प्रॉपर्टीज के रूप में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा करके. हो सकता है इसमें 5 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 6 लोग हैं, इसमें 8 लोग हैं. तो ऐसा करके हम ग्रुप बनाएंगे. जब ग्रुप बनाएंगे तो जो इसका एप्लीकेशन है, इस 100 स्टूडेंट्स का अगर हमको यूज करना है, देन वी कैन यूज इट ईजली. ठीक उसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसको एक ग्रुप में बांटने की जरूरत पड़ी कि चलो उसको ब्लॉक वाइज कर दिया जाए. कि व्हेन एवर there are certain applications to use these elements, we can use it easily. तो पीरियडिक टेबल यानी कि एक टेबल है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स को सजाया गया है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि ये रेडीमेड आ गया. दिस इज नॉट रेडीमेड. someone must had tried टू मेक दिस पीरियडिक टेबल फ्रॉम ABC. यानी कि स्टार्टिंग से कुछ लोगों ने इस पर कुछ ट्रायल लिया होगा, बनाने की कोशिश करी होगी, फेल हुआ होगा. जैसे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि सबसे पहला रदरफोर्ड ने कुछ बनाया, फिर वो फेल हो गया तो फिर बोर साहब आ गए, है ना. उसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे. उसके बाद तुम्हारा जो डी ब्रॉगली है उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, उसमें कुछ सजेशन था तो उसको समरफील्ड ने दिया. उसके बाद श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बना, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ, उसके बाद स्लैटर्स रूल बना. ऐसे देयर आर कंटिन्यूअस रिसर्चेज एंड ट्रायल्स वेयर टेकन आउट फॉर द न्यू थिंग्स. तो ऐसा ही पीरियडिक टेबल का बनाने के लिए सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम था डोवर्नियर. आई थिंक ये आप हो सकता है 11-12 में पढ़े भी होंगे, लेकिन अगेन आई एम गिविंग द थियरी फॉर दैट कि डोवर्नियर ट्राइड्स. तो डोवर्नियर एक साइंटिस्ट था जो 1817 में उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स है
उसको हम एटॉमिक मास, दिस इज वन ऑफ द इनपुट, कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एक ग्रुप तैयार करते हैं। उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया और उन्होंने एक ग्रुप में बताया कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C। ये सबका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा। सो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होगा that is equal to atomic mass of A plus C divided by 2। पहला चीज क्या उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। सो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाएंगे। सो दे हैड अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास and atomic mass of middle element is the average of that of first and third element। उन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया। तो ग्रुप बनाते समय उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया। जैसे पहला उन्होंने बनाया कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो आप यहां पे देखोगे कि इसका जो एटॉमिक मास है वो बढ़ते हुए क्रम में है, दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर आप निकालेंगे तो दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, यानी कि 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 46 divided by 2 and this is 23, and 23 is the atomic mass of sodium. So he had proven that all these 3 elements can be arranged in a increasing order of its atomic mass, and the middle element's atomic mass is the average of atomic mass of first and third, and these 3 elements can be put in a one group, यानी कि इस 3 एलिमेंट को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। लाइकवाइज उन्होंने एक दूसरा ग्रुप भी बनाया। अगर आप दूसरे ग्रुप की बात करेंगे तो उन्होंने एक दूसरा ग्रुप भी बनाया। वो दूसरा ग्रुप क्या था? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, जो ब्रोमीन का होता है 79.9 एंड आयोडीन का जो होता है वो होता है 126.9। तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 30.55 plus 126.9 divided by 2, it is around 81.7। ये जो 81.7 है दिस इज अप्रोक्स इक्वल टू 79.9। इसका मतलब है कि ये जो लॉजिक था उनका, सो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ये फॉलो हो रहा था। इन्होंने दूसरा ग्रुप बना दिया। फिर उन्होंने एक तीसरा ग्रुप भी बनाया, इसमें था कैल्शियम, स्ट्रेनियम एंड बेरिलियम। तो कैल्शियम का जो है वो है 40, स्ट्रेंटियम का 88 और बेरिलियम का 137। सो एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रेनियम इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सो ये आ गया 177 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 88.5। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रेनियम।
सो पहला वो साइंटिस्ट था हु हैज गिवन कि ऐसा हम ग्रुप बनाएंगे जो कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और उसके कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे एंड ये रिलेशन होगा द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सो सबसे पहला सक्सेस क्या था इसका? सक्सेस ये था कि ही हैज थॉट फर्स्ट टाइम कि एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड एज पर देयर एटॉमिक मास। यह सबसे पहला सक्सेस था, यानी कि उन्होंने एक थिंकिंग दिया, उन्होंने एक रास्ता दिया कि यू कैन मेक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। सो सबसे बड़ा सक्सेस ये जो डोबर्नियर साहब ने जो दिया, ठीक है, वो ये दिया कि एटॉमिक मास के आधार पर आप एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ फेलियर भी था, इनके लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशन क्या था, इसमें कमी क्या थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। So what was the failure or lapses of डोबर्नियर? फेलियर क्या था इसका? सबसे पहला फेलियर ये हो गया कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स क्या कि टिल जब डोबर्नियर साहब ने ये पीरियोडिक टेबल का इन्होंने कुछ ट्राइड किया था, तो उस समय लगभग 63 एलिमेंट्स का खोज हो चुका था। 63 एलिमेंट्स वे आर डिस्कवर्ड। तो ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी टेकन इन द ग्रुप, यानी कि जितने भी हमको नॉन एलिमेंट था जिसका डिस्कवर हो चुका था, वो सारे एलिमेंट, इनका जो लॉजिक था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसको बिठाइए और मिडिल ऑफ atomic mass of the middle element is the average of first and third. So all the known elements could not be fixed as per this logic. ये पहला फेलियर था। दूसरा फेलियर था कि ये जो उनका लॉ था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ये फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज है, तो ये कहीं कहीं पे फेल हो रहा था, ये एक्चुअल नहीं आ रहा था। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे दिस इज 79.9 और ये 81.7 है, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। और दूसरा ये था कि सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट में अगर जैसे ये, अगर आप समझ रहे होंगे कि हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, अगर हम फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन से एटॉमिक मास एवरेज। जैसे जो फ्लोरीन है, ठीक है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है बताएंगे आप? 19 ये होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है 80। तो अगर आप इसका वैल्यू जो है वह इस दोनों के एवरेज से कम है, ये एवरेज इसका 49.5 आता है, बल्कि एवरेज 30.5 है। इसका मतलब है कि दिस लॉजिक वाज नॉट सुटेबल फॉर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन बी पुट इन द ग्रुप। यानी कि दो मेन लैप्सेस था, एक था कि ऑल नोन एलिमेंट्स वे आर नॉट फिक्स इन दिस लॉजिक एंड दिस लॉ वाज नॉट 100% एक्यूरेट, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एरर था। लेकिन उसका सक्सेस क्या था? सक्सेस ये था कि ही हैज गिवन सम रिलेशन इन द ग्रुप्स एज पर एटॉमिक मास। ये तो हो गया डोबर्नियर साहब का ट्राइड्स बोल सकते हो, उन्होंने ट्राइड्स नाम दिया था, इसलिए इस जो थियरी उन्होंने दिया था उसका नाम था डोबर्नियर ट्राइड्स। ओके, अब इनका जब फेलियर हो गया, आफ्टर फेलियर ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट, द अनदर ग्रेट मैन, उनका नाम क्या था? न्यूलैंड।
I think you might be very familiar with this name if you have studied carefully in class 11, 12 or 9th. Newland. There is another person whose name is Newlands. Newlands octave. Newlands octave law. So after failure of Dauvergne, a new man introduced called Newlands, उनका एक octave law उन्होंने बनाया. तो ये क्या था? तो इन्होंने क्या किया, जो डोवर्नियर साहब ने बताया था कि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं, तो पहला तो चीज उन्होंने दे लिया कि चलो एटॉमिक मास के ऊपर ही हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे. लेकिन उन्होंने अलग क्या किया, एटॉमिक मास के आधार पर तो हम ग्रुप बांटेंगे, लेकिन उन्होंने अलग क्या किया. तो सिंस दिस न्यूलैंड्स, मिस्टर न्यूलैंड वाज अ गुड म्यूजिशियन, ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, यानी कि म्यूजिक में इनको बहुत इंटरेस्ट था. एंड ही इज ऑल्सो ए केमिस्ट. सो फ्रॉम द म्यूजिक, देखिए ये साइंटिस्ट लोग कितने चालाक होते हैं, उनका जो पैशन था उस पैशन के ऊपर इन्होंने प्रेडिक्टेबल बनाया. दिस इज नॉट अ वेरी इजी. तो उन्होंने कैसा सोचा कि म्यूजिक में कितने सुर होते हैं, डू यू नो? 7 सुर होते हैं. इफ यू रिमेंबर, सा, रे, ग, म, प, ध, नी. If you give a numbering, so it will 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो जब म्यूजिक, अगर आप में से कोई अगर म्यूजिक से इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा कि ये जो 7 सुर है, ये जो 7 सुर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सा से स्टार्ट होने वाला जो सुर है वो नी पे जाके खत्म हो जाता है और फिर से वह रिपीट करता है. सा रे ग म प ध नी, सा रे ग म प ध नी. यानी कि आफ्टर दिस वो फिर से क्या होता है, रिपीट होता है. तो सेम थॉट वाज टेकन इन द रिसर्च ऑफ एलिमेंट्स टू मेक अ ग्रुप. ये आपको समझ में आ गया कि 7 सुर जो होता है वो कैसा होता है, सारे ग म प ध नी. और यानी कि एवरी 8 जो सुर होगा वो क्या होगा, सेम होगा. यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, वो 7 पे जाके खत्म होगा, फिर 8वां स्टार्ट होगा. यानी कि रिपीटिशन चलता रहता है. तो यही चीज तो इन्होंने बनाया. तो इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उसके ऊपर एलिमेंट्स को बांटा और इन्होंने ऑक्टेव मीन्स 8, यानी कि एक ग्रुप में 8 एलिमेंट्स को बांटा. वो कैसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. तो उन्होंने कैसा, यहां पे लिथियम रखा, यहां पे बेरिलियम रखा, यहां पे बोरॉन रखा, यहां पे उन्होंने बोरॉन के बाद कार्बन रखा, नाइट्रोजन रखा, ऑक्सीजन रखा, फिर फ्लोरीन रखा. ठीक है. और फ्लोरीन के बाद, ठीक है, यहां पे हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. यानी कि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना दिया. क्लोरीन के बाद इन्होंने फिर यहां पे पोटेशियम रखा, फिर कैल्शियम रखा. तो अगर आप देखेंगे इस ग्रुप में, ठीक है, तो यहां पे कौन सा, जो अभी आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट यहां पे नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, और यहां पे नियोन नहीं है, यहां पे आर्गन नहीं है. ये यहां पे इन्होंने नहीं रखा बिकॉज कि जब ये ट्रायल कर रहे थे न्यूलैंड साहब, उस समय ये जो नोबेल गैस है गॉट
कॉल्ड इनर्ट गैस ऑल्सो, उसका लेकिन उन्होंने बड़ा चीज क्या दिया, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, सो आफ्टर 7 एलिमेंट जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज सेम है. फॉर एग्जाम्पल, if you take an example like lithium, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so when you start from first element lithium, so 8th element is sodium, so physical as well as chemical properties of lithium or sodium is identical, same. If you start from beryllium, so 1 2 3 4 5 6 7 8, so chemical and physical properties of beryllium and magnesium found to be identical. आप कहीं भी ग्रुप में स्टार्ट कर लो, कहीं से भी. अगर कार्बन का आपने एग्जाम्पल लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8th एलिमेंट है, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फाउंड टू बी आइडेंटिकल. या तो आइडेंटिकल था, नहीं तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पैटर्न था. पैटर्न मीन्स क्या, या तो इंक्रीज हो रहा है नहीं तो डिक्रीज हो रहा है. सो ये सबसे बड़ा सक्सेस था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ का, कि उन्होंने इसको ग्रुपिंग इस आधार पे किया कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम. और उन्होंने जो पहला कंसेप्ट दिया था दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, दैट इज पीरियोडिसिटी. यानी कि पीरियोडिसिटी को सबसे पहला डिफाइन करने वाला अगर कोई था तो न्यूलैंड था. तो उन्होंने पीरियोडिसिटी को कैसा डिफाइन किया कि रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल. यानी कि एक नियत अंतराल के बाद एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम आता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी. तो सबसे पहला सक्सेस उनका यह था कि उन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में बताया कि अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट द केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी इज आइडेंटिकल. मैं आइडेंटिकल कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल सेम होना चाहिए. इंक्रीजिंग, अगर ये पहला है, इसका एटॉमिक रेडियस अगर आप लेंगे तो ये अगर 5 है तो ये सोडियम का 7 है, फिर ये कैल्शियम का 9 है. यानी कि एक पैटर्न सा दिख रहा है इसके एटॉमिक रेडियस में. अगर इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखेंगे तो उसमें भी एक पैटर्न है. यानी कि इफ यू टेक एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो आइदर दे आर आइडेंटिकल और देयर आर सम पैटर्न आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी. ठीक है, यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा चीज दे दिया. ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रुप बना, ये ग्रुप जो है वह एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो एटॉमिक मास वाला कहां से लिया उन्होंने, डोबरनियर से चुराया. उन्होंने डोबरनियर से चुराया नहीं बोल सकते हैं, हेल्प लिया. जो पहला चीज डोबरनियर साहब ने क्या सोचा था, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजाएंगे तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं. तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया लेकिन उसको एक्सटेंड किया. क्या एक्सटेंड किया कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी रिपीट, यानी कि रिपीट करेगा. ओके, लेकिन इनका भी फेलियर हो गया. इट वॉज ऑल्सो फेल्ड. और इसके सम लैप्सेज रह गए, कुछ लिमिटेशंस रह गए. ड्यू टू दिस द पीरियडिक टेबल वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय दिस मैन सो कॉल्ड न्यूलैंड्स. तो क्या था लिमिटेशन, उसके बारे में तो जानना पड़ेगा. इसका जो पहला लिमिटेशन ये था कि जब नोबेल गैस का डिस्कवर हो गया, whenever the discovery of noble gas started or done, ये जो कॉन्सेप्ट था उनका ऑक्टेव का वो फेल कर गया. कैसे फेल कर गया, बिकॉज कि ये जो नियॉन और आर्गन को ही अगर हम लें
तो फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, कैल्शियम के बाद आर्गन आता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो नाउ 8th एलिमेंट इज नियॉन। एज फार एज कंसर्न न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल 8th एलिमेंट कौन सा आना चाहिए था? सोडियम। लेकिन जब नोबेल गैस का डिस्कवर हो गया तो यहां पर नियॉन आ गया। इसका मतलब इनका जो रूल था, इनका जो थिंकिंग था वहां पे फेल हो गया। और ये जो है, एक तो ये लैप्स था, सेम यहां पे क्लोरीन और आर्गन में हो गया, यानी कि इनके हिसाब से सोडियम और आर्गन का प्रॉपर्टी सेम था, होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। दैट वाज द फेलियर। और सेकेंड फेलियर ये था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स also not taken into consideration to make predictive, यानी कि उस समय 63 या 65 एलिमेंट्स का जो डिस्कवर हुआ था इंक्लूडिंग दिस इनर्ट गैस, ओके, ये सारे इस ग्रुप में नहीं आ रहे थे। सो टू मेन फेलियर वाज देयर इन द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। और ये जो कैल्शियम है ये लाइटर एलिमेंट्स है, मीन्स कि दिस कॉन्सेप्ट वाज ओनली लिमिटेड अप टू लाइटर एलिमेंट्स ओनली, यानी कि जिसका एटॉमिक वेट कम था, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। वेन एवर वी आर टेकिंग द हेवियर एलिमेंट्स, दिस कॉन्सेप्ट वाज फेल्ड। लेकिन जहां पे अगर कोई सक्सेस होता है वहां पे फेलियर भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करना बंद कर देंगे, यानी कि उन्होंने एक चीज दिया, क्या दिया? That important चीज इज पीरियोडिसिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इस पीरियोडिसिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ा बेसिस है, जो न्यूलैंड ने बताया था कि रिपीटेशन ऑफ ए फिक्स इंटरवल, ये नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने ये ट्रायल किया कि 8 मतलब एवरी 8वें एलिमेंट पे उसका रिपीट करेगा, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया पीरियोडिसिटी में, इन्होंने क्या बोला? फिक्स्ड इंटरवल। दैट माइट बी आफ्टर 2 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स और n एलिमेंट्स, यानी कि हमेशा एक फिक्स इंटरवल के बाद केमिकल और प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके, तो अभी हमने देख लिया न्यूलैंड्स का क्या, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का सक्सेस एंड दैट ऑफ फेलियर। चलिए, एक एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। डोबर्नियर साहब ने क्या दिया? एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। मिडिल का एटॉमिक मास बाकी 2 के एवरेज के बराबर होगा, वो भी लैप्स हो गया। न्यूलैंड साहब ने क्या बोला कि ये म्यूजिक में जैसा होता है कि आफ्टर एवरी 8th सुर, ओके, जो लय होता है वो क्या होता है? रिपीट होता है। और सेम कॉन्सेप्ट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट? ओके, आफ्टर फेलियर ऑफ द ऑक्टेव रूल, ओके, तब एक नया नाम आया, दैट इज दिमित्री मेंडलीव। ही वॉज ए रशियन साइंटिस्ट। ये बहुत बाद में आया, उस समय तक बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज हो चुका था। और जिस समय दिमित्री मेंडलीव ये कुछ ट्रायल कर रहे थे, ठीक उसी समय एक लोथर मेयर नाम का भी एक और साइंटिस्ट था, लोथर मेयर। ही वॉज जर्मन। ये दोनों एक साथ नहीं कर रहे थे, ये अलग अलग अपने ट्रायल कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे इनको मालूम नहीं था, ये क्या कर रहे थे इनको मालूम नहीं था, लेकिन वो चीज दोनों एक ही कर रहे थे, करने का तरीका अलग था। तो इन्होंने पहला जो कंसेप्ट लोथर मेयर ने लिया, मैं लोथर मेयर की बात पहले कर रहा हूं, कि पहला जो कॉन्सेप्ट लिया, यस, एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में सजाना है, ये हमको स्टार्टिंग से ही आ रहा है। यानी कि लोथर मेयर ने भी जो बाकी जो 2 ट्रायल्स हुए थे, किसका किसका ट्रायल्स? डोबर्नियर एंड न्यूलैंड्स का, उसको ही इन्होंने कंटिन्यू किया
और इन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में हम सजाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक अलग से प्रॉपर्टी लिया, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम। सारे एटॉमिक वेट निकाल रहे थे, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम निकालना शुरू किया। और एटॉमिक वॉल्यूम को निकालने के बाद इन्होंने ग्राफ तैयार किया। क्या तैयार किया? ग्राफ।